देखो जो टॉपिक है दैट इज, मतलब ये जो सिलेबस है आपका दैट इज बिजनेस लॉ। ठीक, लॉ मीन्स, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि लॉ मीन्स रूल्स की बात होती है, ठीक है, रेगुलेशंस की बात होती है, ठीक है, विच इज मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब समझे आप कि हम उन रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं जिनको पार्लियामेंट बनाती है। तो कलेक्टिवली यू कैन से कि इट इज लॉ, एंड दिस लॉ इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बिजनेस। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस लॉ विच इज रिलेटेड टू क्राइम। अगर हम ऐसा करते तो क्या हो जाता, ये क्रिमिनल लॉ हो जाता। अगर हम उन लॉ को पढ़ते जो रेवेन्यू से रिलेटेड होता तो हम रेवेन्यू लॉज बोल देते, ठीक है ना। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज लॉज, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लॉ विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बिजनेस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से विच रेगुलेट्स द बिजनेस वर्ल्ड, यानी हम उन लॉज की बात कर रहे हैं जो बिजनेस वर्ल्ड को रेगुलेट करते हैं। देयर आर मैनी लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस LLP, कंपनी लॉ, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉज, environmental laws, security laws. So there are many laws which regulate the business world. Since you are in the primary stage of CA course, that's why we are not going to discuss these laws. We are going to discuss only the primary laws, primary business related laws. तो प्राइमरी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स आ गया, और क्योंकि अब नया बिजनेस वर्ड है LLP और कंपनी लॉ भी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। तो यू गॉट इट कि हम सारे लॉज नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सेलेक्टिव लॉज पढ़ेंगे जो बिजनेस वर्ल्ड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम अब आ जाएं तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से एक्ट मतलब लॉ, ठीक है ना। इंडियन मतलब इंडिया का, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो सेक्शन 2H जो आपके पास जो बुक है उस बुक में आप आ जाओ तो इसको चेक करो। देखो सीधा यहां पर हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ। यानी अगर हम बात करें तो लिखा ना कि द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज। समझ में आ गया कि इन्होंने क्या कहा है, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या ना। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, आंसर इज, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रटा रटाया तो बोल दोगे एन एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ। वो कहता है किसी समझा तो दो, देन हाउ विल यू एक्सप्लेन। चलो मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं इसको, हम इसको डिफरेंट वे में लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर हम बात करें सिंपली तो इट्स अ गिविंग एंड टेकिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। यानी अगर सिंपल बात करें तो इट्स अ गिव एंड टेक। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो यू आर गिविंग समथिंग टू मी, आई एम गिविंग समथिंग यू टू यू, ठीक है। यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम मी, आई एम टेकिंग समथिंग फ्रॉम यू। तो दिस गिव एंड टेक प्रोसेस इन अ सिंपल वे यू कैन से कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बट इन टेक्निकल सेंस जो अभी हमने पढ़ा
कि एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, हमारे को नहीं समझ में आया, हम क्या करते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। तो पहली रिक्वायरमेंट जो सबके दिमाग में तुरंत ब्लिंक होगी कि दो लोग चाहिए। हम बात करते हैं ए की और बी की। तो फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट देयर मस्ट बी टू पर्सन्स। You can say that at least there must be two parties, but you can use person word also. तो for making a contract दो लोग चाहिए, but दो लोग के होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। हमारे को क्या करना पड़ेगा, उन दोनों में से कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी तो करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे हम सड़क पे खड़े हैं, हमारे को इंतजार है ऑटो रिक्शा वाले का, उधर से ऑटो रिक्शा वाला भी खाली आ रहा है, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी हमें देखते हैं, उनको भी लगता है कि काश पैसेंजर मिल जाए। ना तो वो कुछ बोल रहा ना तुम कुछ बोल रहे हो, एक के बाद एक ऑटो रिक्शा वाले चले आ रहे हैं। तो वेदर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, क्योंकि दो लोग तो हैं बट दे आर नॉट इनिशिएटिंग। एक को तो इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो एक को इनिशिएट कैसे लिया जाएगा, एक जो है, तो या तो ऑटो वाला आपको देख करके पास में आके बोले भाई साहब कहाँ छोड़ दूं, तो इट मीन्स उसने स्टार्ट किया। या मत इंतजार करो, आप क्या करो, आप उसको रोक लो। तो कोई एक इनिशिएटिव ले, ठीक है। उस इनिशिएटिव में वॉट एवर लैंग्वेज वी यूज दैट डजंट मैटर। द मेन थिंग इज कि आपने अगर ऐसे करके हाथ दिखा करके ऑटो वाले को रोका, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर सेइंग क्या, कि इफ यू प्रोवाइड मी सर्विस आई एम रेडी टू पे द प्राइस या टू पे द फेयर। यानी आपने मन में एक तरीके से ये आपके मन में फील आ गया, अगर इसने सर्विस दी तो मैं पैसे देने का प्रॉमिस करता हूं। वो भी रुक गया, तो उसके मन में भी क्या है, अगर इस पर्सन ने मेरे को पैसे देने का प्रॉमिस किया तो मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इसे सर्विस दे के छोड़ दूंगा। ठीक है ना। अब सर्विस कहां तक जाना है, पेमेंट कहां तक जाना है, दैट विल बी डिस्कस्ड, बट द मेन थिंग इज कि वन पार्टी हैज टू टेक इनिशिएटिव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं कि फ्रॉम वन साइड देयर मस्ट बी एन ऑफर। तो जैसे ही आपने ऑटो वाले को रोका, आपने ऑफर किया कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं पैसा देना अगर आप मेरे को सर्विस दो तो। ठीक है, अब आप हाथ रोक रहे हो, ऑटो वाले ने आपको देखा और मुंह घुमा के चला गया, इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर ऑफर। मना कर दिया उसने, बिना बोले भी मना कर दिया, फिर आप दूसरे वाले का इंतजार करोगे। ठीक है ना। तो व्हेन यू गिव ऑफर टू अ पर्सन, दैट मे बी आइदर रिजेक्टेड और मे बी अप्रूव्ड। इफ इट इज रिजेक्टेड देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ इट इज एक्सेप्टेड देन वी मूव फर्दर फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या करना है, हमने ऑफर दिया, उसने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया है। यानी वो ऑटो वाला रुक गया, बोले 10 रुपए लूंगा, स्टेशन छोड़ दूंगा। मैंने कहा डन। तो जैसे हमने कहा डन, इट मीन्स हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब जब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को क्लब कर देते हैं और क्लब करके इसको एक कॉमन नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। कैसे, माई प्रॉमिस टू पे द प्राइस या पे द फेयर और हिज प्रॉमिस टू प्रोवाइड मी द सर्विसेज। तो बोथ पार्टीज आर गिविंग प्रॉमिसेस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको कॉमन नेम दे दिया प्रॉमिस। बट प्रॉमिस डजंट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा। तो व्हाट इज दैट थिंग, उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, सीधी सी बात है, ऑटो वाला फ्री में काम नहीं करेगा, तुम भी फ्री में पैसे नहीं दे दोगे। कोई दुनिया में चैरिटी को छोड़ दिया जाए, गिफ्ट्स को छोड़ दिया जाए, तो फ्री में कोई भी काम नहीं करना चाहता। ठीक है,
तो अब हम ये देखेंगे कि वेदर इन रिटर्न ऑफ माई प्रॉमिस आई एम गेटिंग समथिंग और नॉट, और वो भी सोच रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यस देर आर समथिंग। कैसे? माई प्रॉमिस इज टू पे द अमाउंट, दिस अमाउंट इज consideration for that person. Are you getting me or not? And his promise to provide me the service is consideration for me. मैं 10 रुपए दे करके मैंने प्रॉमिस तो कर दिया, मुझे रिटर्न में क्या मिला? सर्विस। और अगर हम उसकी साइड से बात करें तो उसने प्रॉमिस किया सर्विस देने का, उसे रिटर्न में मिल रहा है, फेयर, ठीक है ना। तो व्हेन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस मीन्स one promise, two promise, three promise, that doesn't matter. When promise or set of promise forming consideration for each other means promise is being consideration for each other. So your promise is a consideration for me and my promise is consideration for you. Okay, then this situation is known as agreement. Still it is not a contract. So what is contract? अब लाइन पे आ जाओ। An agreement which is enforceable by law, यानी we have to add enforceability. अब हम इसे दोबारा से लेते हैं। इतना समझ में आ गया? मैंने ऑफर किया कि मिस्टर XYZ आपको CA बनना है, आपने कहा यस, ठीक है। मैंने कहा CA बनने के लिए आप इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर रहे हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करोगे, पैसा खर्च करोगे, दिन रात एक करोगे, तो देयर इज वन ऑफर फॉर यू स्पेशली। तुमने बोला ये सर कैन यू एक्सप्लेन मी? मैं कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें घर बैठे CA बना दूंगा, बिना कोई एग्जाम के, बिना कोई एफर्ट्स के। ओनली 10 लाख रुपीज द amount that you have to pay to me, and if you pay the amount then I will provide you degree of CA without any effort. अब तुम सोचने लगे, बोले कि 5 साल मेहनत करने के अलावा से बढ़िया है ऐसी मिल जाए, तो you can accept, ठीक है ना। अगर लालच आ जाए किसी के आदमी में तो he can accept। तो मेरा ऑफर क्या है? give me 10 लाख रुपीज, I will give you डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ? दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी माई ऑफर वॉज एक्सेप्टेड। ऐसा भी हो सकता है बोले सर मजाक मत करो, खाली 3 इडियट्स में भी हमने देखा है, तो जाके मेहनत तो करनी पड़ी, यानी मुन्ना भाई बन के एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, किसी और से तो दिलवाओगे, रिस्क भी है, जेल जा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने कहा दैट इज माई हेडेक। बोले ना हमें चक्कर में नहीं पड़ना, 5 की बजाय 6 साल हो जाए, बट हम अपनी मेहनत से CA बनेंगे, हम आपके इस फ्रॉड से CA नहीं बनेंगे। तो माई ऑफर वॉज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? रिजेक्टेड, क्योंकि तुमने मना कर दिया कि हमें आपके इस तरीके से CA नहीं बनना, ठीक है। लेकिन सिचुएशन 2 जो मैंने बोली, आपको लालच आ गया, आपने कहा ओके सर कब पैसे देने हैं, तो इसका मतलब you have accepted, क्योंकि आपने जैसे बोला कब पैसे देने, तो there is no need to say yes your offer has been accepted. It is itself sufficient कि आपने मुझसे बोला सर पैसे कब देने हैं, तो that was acceptance, यानी my offer was accepted. Now it becomes a my promise to provide you degree of CA or certificate of CA and your promise to pay 10 lakh rupees to me. This is consideration, यानी your 10 lakh rupees is consideration for me and my certificate मतलब for you that will be consideration for you. बन गया agreement? बन गया। अब क्या हुआ? तुमने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, मैंने डिग्री नहीं दी, तो कैन यू मूव टू दी कोर्ट कि जज साहब, अंकल जी, माई बाप मेरे पैसे ले लिए और इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट CA का या डिग्री CA की नहीं दिलवाई। कैन यू गो टू दी कोर्ट? नो, क्योंकि कोर्ट कहेगा अच्छा मुन्ना भाई बनते हो, सबसे पहले तो आपको ही पुलिस उठा ले। जस्ट टेक द अपोजिट साइड, मैंने तुम्हारे को डिग्री दिलवा दी, प्रॉपर तरीके से दिलवा दी, जैसे भी करके मैंने बिल्कुल ओरिजिनल वाली, ठीक है, लेकिन अब तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया।
तो कैन आई मूव टू दी कोर्ट? नो, क्योंकि भले ही मैंने डिग्री बिल्कुल ओरिजिनल बनवा के दी है, बट दी तो गलत तरीके से है, घर बैठे ही तो दी है। तो क्या है कि दिस इज एन एग्रीमेंट बट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये चीज ऐड नहीं हुई। कितने रुपए का मामला है? 10 लाख रुपए का। लेकिन फिर भी सिचुएशन चेंज कर दो। तुमने एक मैच बॉक्स परचेज करने के लिए शॉपकीपर से कहा कि मैच बॉक्स दे, उसने कहा भी दे रहा हूं, पैसे निकालो। तुमने पैसे दे दिए 1 रुपया, उसने मैच बॉक्स नहीं दिया। ऑफर पहले तो उसने कह दिया ना पैसे दो, तो दैट वाज एक्सेप्टेड, बन गया प्रॉमिस। तुम्हारा प्रॉमिस पैसे देने का, उसका प्रॉमिस मैच बॉक्स देने का। तुमने अपना प्रॉमिस जो दिया दैट इज कंसिडरेशन फॉर दैट शॉपकीपर, और मैच बॉक्स वो देगा दैट इज कंसिडरेशन फॉर यू। यानी तुम्हारा पैसा उसके लिए कंसिडरेशन, उसकी मैच बॉक्स तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, बन गया एग्रीमेंट। अब उसने पैसे ले लिए, मैच बॉक्स नहीं दिया। कैन यू गो टू द कोर्ट? ऑफ कोर्स, इट डजंट मैटर कि आप 1 रुपए के लिए कोर्ट जाओगे, वो बात की बात है, हम जाएंगे नहीं जाएंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द मेन थिंग इज वेदर यू कैन गो टू द कोर्ट। द आंसर इज यस। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक, व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज प्रॉमिस? व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और इसे बड़े आसान सी इक्वेशन में बना लेते हैं। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस कोई नई चीज नहीं है, तो हमने प्रॉमिस को यहां पे ले लिया और प्लस ऐड किया कंसिडरेशन, इट बिकम्स एग्रीमेंट। हमने इस एग्रीमेंट को भी नया चीज नहीं हमने ले लिया, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कितने एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं? एक ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा कंसिडरेशन, चौथा लीगल इन्फोर्सबिलिटी। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तो इन दोनों का कलेक्टिव नेम है, ये ऐसे यहां पर कलेक्टिव नेम। क्लियर? अब एक बार जरा बुकिश लैंग्वेज को भी देख लें फटाफट। देखो, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, 2 पार्ट हो गए, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मीनिंग देखो, मैंने बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यही मैंने बोला है। ठीक है, टू हैव एन इनसाइट इनटू द डेफिनेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। हमें प्रॉमिस को अंडरस्टैंड करना है। तो प्रॉमिस को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हमने और पढ़ा कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज सिग्निफाइज। देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। आपने ऑफर किसको दिया, प्रपोजल किसको दिया? उस ऑटो वाले को, कि भैया पैसे दे देंगे, हमें स्टेशन छोड़ दो। ठीक है, किसको दिया हमने? एक पर्टिकुलर रिक्शा वाले को। उसने सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, उसने कहा ठीक है बैठ जाओ। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। उसने कहा हम बैठ भी गए थे, उसने कहा उतरो, मुझे स्टेशन नहीं जाना, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ? पीछे 2-3 रिक्शा वाले और आ गए थे, वो कह रहे कि हम छोड़ देंगे। तो क्या एक्सेप्टेंस होगी? हम क्या कहेंगे? हम इससे बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे ना, आप क्यों बीच में आ रहे हो? हम तुझसे बात कर रहे हैं। अब उसने मना कर दिया तो हम भले ही दूसरे को सर्च मारेंगे, बट फिलहाल जब उसके बीच में डील चल रही है तो थर्ड पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर। इसीलिए क्या कहा कि व्हेन द पर्सन टू whom the offer was given signifies his assent thereto, अगर उसने assent दी है then it is said that proposal is accepted। हम मान लेंगे proposal is accepted। और फिर क्या लिखा? when proposal is accepted it becomes a promise। ठीक भाई, मैंने 4 रिक्शे वाले खड़े थे, मैंने एक से कहा कि भैया क्या स्टेशन छोड़ दोगे? वो कह रहा भाई साहब अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट जरा मुझे सोचने का टाइम दे। इतने में दूसरा बोला भाई साहब मैं छोड़ दूंगा, मैं तीसरा बोला मैं छोड़ दूंगा ना। हमने ऑफर जिसको दिया वही अगर एसेंट देगा देन इट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अब यहां पर अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो अगेन देखो फिर वही चीज आ रही है, प्रपोजल टू हुम
person to whom the proposal is made signifies his assent, proposal becomes accepted and accepted proposal becomes promise. वही इसी लाइन का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, हो जाएगा। अब हम इन्फोर्सबिलिटी बाई लॉ के मतलब क्या होता है, तो बस सिंपल सा है कि इन्फोर्सबल बाई लॉ का मतलब इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी एक लीगल ड्यूटी बन गई, तभी हम बात करेंगे। मान लो जैसे इसमें देखो एक एग्जांपल दे रखा है, ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी, ठीक है, ए एग्री कर गया बी के साथ कि वो कार बेच देगा। अब जैसे ही एग्री कर गया, हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार, क्योंकि अब उसने एग्री कर लिया तो कार दे, और बी हैज द राइट टू रिसीव द कार, उसको अथॉरिटी मिल गई, लेकिन अथॉरिटी के साथ क्या है, ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट दैट इज ₹2 lakh। सिंपल सा, यानी सीधी सी बात है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप किसी भी डील की बात करो तो आप पैसा खर्च करोगे तो आप चाहोगे कि मेरे को रिटर्न में कुछ ना कुछ मिले। इसको दूसरे हिसाब से भी समझो, एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी, एक ह्यूमन माइंड की बात मैं बताता हूँ। जब जैसे कई बार फ्रेंड्स आपस में पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो डिसाइड हुआ कि इस बार मेरा टर्न है, मैं पार्टी सेलिब्रेट, मतलब सारा खर्चा मेरा। तो उस बच्चे ने क्या करा, जम के 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके अपने फ्रेंड को ले गया हॉलीडे एजेंसी और बढ़िया से 5 स्टार होटल और खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। तो 8-10 हज़ार रुपये का बिल आ गया। और प्लान के हिसाब से बोले नेक्स्ट मंथ तू खिलाएगा। इस बार ये गया और ये ले जा करके रोड साइड ढाबे में जाकर बैठाया, अब 500-600 रुपये का खाना खिला दिया, बोले पार्टी हो गई। उस समय भले ही शायद कुछ ना बोले, लेकिन मन में एक फीलिंग, बोले मैंने इसके ऊपर 8-10 हज़ार रुपये खर्च किए, इसने 500 रुपये खर्च किए, नेक्स्ट टाइम इसके साथ पार्टी में कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि हम बात करते हैं कि यार जब हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो हमें रिटर्न भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट मिले, तो उतना नहीं तो उसके आसपास मिले। तो एक ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी है। तो हम हर लाइफ में हर जगह कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं। घर में फंक्शन करते हैं तो भी भले ही लोग ना सोचे, लेकिन एक दिमाग में होते, बोले कि प्रोग्राम होगा, लोग एनवलप देंगे। बच्चा जब बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है मेरे बर्थडे में मेरे फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट्स देंगे। तो हर कोई चाहता है रिटर्न में। तो इसलिए जब भी रिटर्न की बात हो तो यू कैन इमेजिन दैट देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट। बट हमें अब चेक करना है कि हम हर इमेजिनेशन को, हर रिलेशन को, वो हर रिलेशन जिसमें एक पार्टी कुछ दे रहा है, एक पार्टी कुछ ले रहा है, क्या हम हर को कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रख दें? तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ मीन्स दैट वाज द रिजल्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखो, दो बदमाश वो आपस में प्लान करते हैं, दोनों अपने अपने एरिया के बॉस हैं, लेकिन दोनों के बीच में टशल होती है। तो फाइनली एक मीटिंग होती है, जैसे तेरे नाम मूवी में सलमान खान, तेरे नाम कह रहा हूँ, वांटेड मूवी में सलमान खान, उसको बुलाया जाता है, बोले ठीक है एरिया बांट लेते हैं। तो कोई बात नहीं, एरिया बांट लिया, बोले कि शहर का ये हिस्सा, ये पॉइंट रहेगा, इससे उधर तुम्हारा एरिया, तुम लूटपाट करो, स्मगलिंग करो, मैं नहीं आऊँगा। इस लाइन से इधर मेरा एरिया, इस साइड तुम नहीं आओगे। ऑफर था, दैट वाज एक्सेप्टेड। मान लो बदमाश बोला, दूसरा बदमाश बोला ठीक है डन। तो दो बदमाश आपस में सेटल कर रखे, बोले आधा शहर तुम लूटोगे, आधा मैं लूटूंगा, तुम मेरे एरिया में मत आना, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊंगा। तो दैट इज अ सेटलमेंट बिटवीन दीज टू पीपल, वन ऑफर्ड अनदर एक्सेप्टेड, इट बिकम्स एन प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस में किसको क्या मिल रहा है? दोनों को मिल रहा है। वो उसके एरिया में नहीं लूट रहा, यानी टेंशन फ्री है, वो दूसरा उसके एरिया में नहीं लूट रहा है। तो इट मीन्स दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, क्योंकि वो एक अकेला पूरा शहर लूट सकता था, नहीं बोले कि आधा तुम्हारा आधे का के तुम वाले। तो कह सकते हो कि देयर इज सम कंसिडरेशन। तो इट इज नाउ एन एग्रीमेंट। बट हुआ क्या, ए नाम के बदमाश ने अपना एरिया तो लूटा, बी के एरिया में भी घुस के लूट के चला गया। अब बी चाहता है कि मैं कोर्ट जाऊं, तो ही कैन नॉट मूव टू बिकॉज दिस रिलेशन वॉज नॉट क्रिएटेड ऑन लीगल बेसिस। हमारे को बात करनी लीगल बेसिस की, ठीक है। लीगल बेसिस को समझने के लिए तुम्हारे को एक एग्जांपल और देखना पड़ेगा।
देखो ये यहाँ पर पेज नंबर की अगर बात करें तो ये पेज नंबर है हमारा 1.4 और इसका हेडिंग नंबर 2 कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन और द ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम. सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. यानी इन्होंने दो चीजों को आउट किया है. हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखें, सोशल, ठीक है, फैमिली या डोमेस्टिक, ठीक है, फिर आपका पॉलिटिकल को भी इसमें डालते हैं. ये 3 प्रोमिसेस हैं, इनको मना कर दिया. टाइप्स ऑफ आर नॉट इन्फोर्सेबल, क्योंकि पॉलिटिशियन भी हमें प्रॉमिस करते हैं बट शायद कुछ एक पूरा प्रॉमिस पूरा करते हैं, बाकी तो कोई ना करता. तो पॉलिटिकल प्रॉमिस को इससे बाहर रखा गया, सोशल प्रॉमिसेस को बाहर रखा गया. सोशल प्रॉमिसेस का मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका बर्थडे है, तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा और उसके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो ये भी बोलेंगे कि हाँ पक्का आएंगे. तो प्रॉमिस हो गया नहीं हो गया? इनडायरेक्टली देखो तो क्या है कि जो ऑर्गेनाइजर है जिसका बर्थडे है वो प्रॉमिस कर रहा है कि आप मेरे घर आओ, मैं आपकी को पार्टी दूंगा, इट इज़ माय प्रॉमिस, आपको बढ़िया पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्रीज, चाउमीन सब खिलाऊंगा. उधर उसने कह दिया यस आई विल श्योर कम. इसका मतलब क्या? एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट का मतलब इनडायरेक्टली कि वो जब जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, लिफाफा भी लेके जाएगा. अब होता क्या है कि आज तक दुनिया में शायद ही कोई इवेंट हो जिसमें इनवाइटेड सारे के सारे गेस्ट पहुंच गए हों, शायद ही. इवन रिश्तेदार भी कई बार छूट जाते हैं. दोस्तों की बात तो छोड़ो, किसी दोस्त के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई या उसका खुद का घर का में फंक्शन है, उसकी सिस्टर की मैरिज है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. तो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा फंक्शन हुआ हो जिसमें सारे गेस्ट पहुंच गए हों. ठीक है, अब मान लो कि तुमने अपने घर में अपनी बर्थडे पार्टी की, शर्मा जी को, खन्ना जी को, कपूर साहब को, ठीक है, खान साहब को, बहुत सारे लोगों को बुलाया. अब पार्टी हुई, पता चला कि कपूर साहब नहीं आए, क्या करोगे? क्या हम अगले दिन सुबह ही वकील साहब के पास जाएं और कपूर साहब को एक नोटिस भिजवा दें कि कपूर साहब आपको हमारी पार्टी में आना था क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया था, और ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि आप आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे, कम से कम 2000 का नोट तो लिफाफा बना करके लाओगे. आप नहीं आए, हमारे को मेंटल टीज हुआ क्योंकि हमारे को आपसे एक्सपेक्टेड गिफ्ट तो मिला ही नहीं, आपके हिस्से का खाना भी नुकसान गया, बर्थडे केक काटने में डिले कर दिया, मेहमान नाराज होके चले गए. इन सब के रेस्पॉन्सिबल आप हो. आप 2000 रुपये मेरा एक्सपेक्टेड लिफाफा, 1000 रुपये खाने का, 10,000 रुपये वकील साहब का खर्च 1 हफ्ते के अंदर मेरे को दे दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर सीव कर दूंगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा पॉसिबल होता तो क्या होता? हर फंक्शन में जो होस्ट फैमिली है वो किसी एक मेंबर को घर के दरवाजे पे बिठा देती, या जो जहाँ पर भी बैंकेट हॉल है दरवाजे पे एक अटेंडेंस रजिस्टर टाइप का बना दिया जाता. बोले जितने लोगों को लिफाफे दिए गए उन सब के नाम इस रजिस्टर में लिख के रखो और जैसे गेट पे आए टिक लगाते जाओ और चेक करते जाओ कौन आया कौन नहीं आया, और फिर सबके लिफाफे. आज भी रूरल एरिया में मतलब अगर तुम जाओगे, खासतौर से जैसे जाटों के उसमें बहुत फेमस है कि अभी भी फंक्शन जब होता है ना तो उनके घर का एक मेंबर फंक्शन एरिया के बाहर बैठ जाता है और वो लोग आते हैं, वो रजिस्टर में लिखता जाता है कि कौन आया, कितने पैसे दिए, हाथ के हाथ लिखते हैं. लेकिन इतना ही करते हैं, अगले दिन नोटिस नहीं भेज देते. रीज़न इट इज़ अ सोशल प्रॉमिस, क्योंकि सोसाइटी में कोई ना कोई फंक्शन होता ही रहेगा और हर फंक्शन में 100% अपीयरेंस नहीं होगी. तो इसलिए अगर हम इसको भी कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में डाल देते तो क्या होता? हर पार्टी के बाद लिटिगेशन शुरू हो जाता है, कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है.
ठीक, सेम फैमिली में तो बच्चे सताए होते हैं माँ बाप के। मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम जब 12th का 10th का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब होता है तो बच्चे को पेरेंट्स प्रॉमिस करते हैं इस बार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो बाइक पक्का, लैपटॉप पक्का, और बच्चा मेहनत करता है जी जान से। लेकिन 100 केसेस में 2 या 3 पेरेंट्स दिलवाते, बाकी 95, 96, 97% नहीं दिला। अगर हम इसको भी फैमिली मैटर को इस कॉन्ट्रैक्ट में ले आए तो क्या होगा? हर एग्ज़ाम के बाद अचानक से लिटिगेशन का फ्लड आ जाएगा। पता चला 10th पास किया बच्चे ने, अब माँ बाप ने उसको प्रॉमिस किया था इस बार लैपटॉप दिलाने का, रिजल्ट लेने के बाद माँ बाप के पास पहुंचा, बोले कौन सा रिजल्ट, कौन सा लैपटॉप, निकलिए आप यहाँ से। अगले दिन बच्चा कोर्ट से ले गया, बोले ठीक है कैसे नहीं दोगे। तो सोचो अगर हम इस फैमिली मैटर को भी कोर्ट में, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट में ले जाते हैं, तो हर रिजल्ट के बाद कचहरी में बच्चे घूम रहे होते अपने माँ बाप के खिलाफ केस के लिए। हर हस्बैंड अपनी वाइफ को जाने अनजाने प्रॉमिस करता है और कई बार यहाँ पर भी 95% फेल हो जाता है। जैसे आज वाइफ गुस्सा है, मनाने के लिए उसने कहा अच्छा पक्का कल तेरे को मैं मूवी दिखाने ले चलूँगा, या कल होटल में हम खाना खाएंगे, या चलो ठीक है मैं तुम्हारे को रिंग दिलवा दूंगा डायमंड की। वाइफ खुश हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, हस्बैंड अगर वो याद भी दिलाए कि वो डायमंड रिंग, वो कौन सी डायमंड रिंग, तो समझ रहे ना। यानी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हम फैमिली में जो प्रोमिसेस होते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में बर्थडे पार्टी शादी इन सब में प्रोमिसेस होते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिशियन भी हमारे को गुड गवर्नेंस, अच्छी सड़कें, अच्छी लाइट, अच्छी पढ़ाई, ये सब दे के जाते हैं, नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट मानते। तो इन 3 चीज़ों को तो इग्नोर कर देना। किसको ध्यान रखना है? लीगल रिलेशन, जो बार बार आना, लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब अगर हम याद करें तो एक सिंपल वे में अगर याद करो तो कमर्शियल रिलेशन डालो, यानी जहां पर भी गिव एंड टेक का रिलेशन हो जाए तो समझ लेना कि वो कमर्शियल एज वेल एज लीगल रिलेशन है। देखो अभी हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैरिज एनिवर्सरी पे तुम्हारे को मैं डायमंड रिंग दूंगा। वाइफ खुश हो गई, एक्सेप्ट हो गया, बट हस्बैंड ने मैरिज एनिवर्सरी बीत जाने के बाद भी डायमंड रिंग नहीं दी। तो वेदर दैट लेडी कैन गो टू दी कोर्ट? नो। सिचुएशन वही हस्बैंड वाइफ एक ऑफिस में एक साथ काम करते थे और दोनों की अपनी अपनी शेयरिंग थी। मान लो वो मिलके कोचिंग चलाते थे, मैथ्स वो लेडी पढ़ाती थी और अकाउंट्स वो उसका हस्बैंड पढ़ाता था। बच्चों ने पढ़ा और फीस हस्बैंड को दे दी दोनों सब्जेक्ट की। अब वाइफ ने फीस मांगी, बोले कौन सी फीस? बोले हमारे बीच में तय है कि वी आर पार्टनर, आप मेरे हिस्से का पैसा दो। बोले हस्बैंड वाइफ में कौन सा पार्टनर? हस्बैंड ने बोला, वाइफ कोर्ट चली गई। अब इस टाइम क्या कोर्ट वाइफ को पैसे दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी? यस। क्यों? क्योंकि अब वो हस्बैंड वाइफ घर पे हैं, जैसे वो बिजनेस में मिलके काम कर रहे हैं तो दे आर पार्टनर, दे मे बी पार्टनर, दे मे बी कलीग, जो भी है उनके बीच में रिलेशन। तो अब उनका रिलेशन पति पत्नी वाला नहीं है, अब तो उनका बिजनेस वाला रिलेशन है, जिस रिलेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे लीगल रिलेशन। क्लियर है? तो केवल ऐसा मत समझना कि कहीं पे आ गया कि हस्बैंड एंड वाइफ मेक्स अ प्रॉमिस टू ईच अदर, इतना पढ़ा तुमने लिख दिया अरे ये तो फैमिली मैटर, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ना। आपको क्या करना है? सबको आपको प्रॉपरली रीड करना है। रीड करने के बाद उनके बीच के ट्रांजेक्शन को इवेल्युएट करना है कि किस टाइप का ये रिलेशन है। जैसे ही लगा कि अरे ये तो मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी जैसी बात है, तो बोलो कि इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं ये तो कमर्शियल कैटेगरी का है, पैसे के लेन देन, राइट्स, ड्यूटीज़ की बात हो गई, तो ये लीगल रिलेशन है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? इसके नीचे जो एग्जाम्पल दे रखा है कि हस्बैंड ने एग्री किया अपनी वाइफ को कि वो मेंटेनेंस यानी घर का खर्चा भेजता रहेगा। हस्बैंड ने कुछ दिन खर्चा भेजा और बाद में उसने खर्चा बंद कर दिया। ये स्टोरी वैसे रियल स्टोरी है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर की। इसमें हस्बैंड जो था श्रीलंका में जॉब करता था और छुट्टियां मनाने वो ब्रिटेन गया।
ब्रिटेन में जब ब्रिटेन से वापस आ रहा था तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि आप यहीं रुको, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो वाइफ बोली कि मैं अकेले यहाँ पर घर कैसे चलाऊंगी? तो उसने कहा मैं खर्चा भेज दिया करूँगा। और उसने कुछ दिन खर्चा भेजा भी, बाद में बंद कर दिया। जब बंद हुआ तो वो लेडी परेशान होकर के कोर्ट जाती है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि अगर आप ब्रिटेन में ही स्टे करोगी तो वो खर्चा देंगे। मैंने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो बन गया प्रॉमिस, उनका प्रॉमिस खर्चा देने का, मेरा प्रॉमिस स्टे करने का। मेरा स्टे करना उनके लिए कंसिडरेशन था और उनका पेमेंट देना, मेंटेनेंस देना मेरे लिए कंसिडरेशन था। बन गया एग्रीमेंट। लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया क्योंकि अब वो मेरे को खर्चा नहीं दे रहे। बट कोर्ट ने मना कर, कोर्ट ने कहा कि इट्स अ फैमिली मैटर, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि फैमिली मैटर है। लेकिन इसका मतलब एक समझ लो जो इस बुक में नहीं दे रखा, तो लिखा ना इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिडंट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन, कि तो कॉन्ट्रेक्चुअल बात हो गई। रियलिटी ये है कि प्रेजेंट सिनेरियो में हस्बैंड अगर खर्चा नहीं देगा तो वाइफ कोर्ट जा सकती है फॉर मेंटेनेंस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125, बट नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे थे, क्योंकि अगर तो आप ये पढ़ो और सोचो कि अरे बेचारी वाइफ तो बर्बाद होगी, कैसे घर का खर्चा चलेगा ना, उसके लिए फैमिली कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान में। तो उस लेडी को क्या करना चाहिए था, फैमिली कोर्ट जाती तो उसे खर्चा मिल जाता, अगर हम आज के रेफरेंस में इस स्टोरी को ले तो, ठीक है। लेकिन वो कहाँ गई, फैमिली कोर्ट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट में चली गई, सिविल कोर्ट चली गई। तो सिविल कोर्ट ने कहा कि ये तो भाई सोशल और फैमिली इशू है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो बैक अगर आते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें फिर से, तो डेफिनेशन कहती है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब अभी हमने पूरा डिस्कस कर दिया कि दैट इज बेस्ड ऑन लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, एंड इट मस्ट क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन, ओनली देन इट बिकम्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि व्हाट इज एग्रीमेंट, तो हमने पढ़ा एग्रीमेंट मीन्स इट्स अ प्रॉमिस, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिस, that promise which is becoming consideration for other party, yani my promise for you, your promise for me, if these promises are becoming consideration for each other then it's an agreement, ठीक है। what is promise, when offer is accepted it becomes, हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में ए बी को कुछ दे रहा है, बी ए को कुछ दे रहा है, यानी कंसिडरेशन, बन गया एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में गड़बड़ होने पर ए बी के खिलाफ जा सकता है, बी ए के खिलाफ, यानी लीगल इन्फोर्समेंट, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और जो मैंने तुम्हारे को पहला एग्जांपल दिया कि सीए बनना है, पैसे दो, मैं तुम्हारे को ताबीज दूंगा, तो वो एग्रीमेंट तो है बट दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मैजिक, ब्लैक मैजिक। तो ये सब बेकार की चीजें, हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन पे एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए देयर इज अ लॉ दैट इज नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी इसका मतलब ये कानून 1872 में बन गया था, अब तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों चल रहा है, बिकॉज इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ जाएगा थोड़ा सा, बस आप मान के चलो कि इंडियन सिस्टम ने, इंडियन पीपल ने जो पुराने लॉज हैं उनको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसलिए 1872 से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन अ सिंपल वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स गिविंग एंड टेकिंग। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, लीगली बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, देन द होल डिस्कशन जो हमने अभी किया, हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता है
अच्छा इसको भी और देख ले, बीच में एक डिफरेंस दे रखा है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये देख लेते हैं। देखो एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं है, एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस, और इसकी डेफिनेशन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, दोनों की डेफिनेशन अलग है। स्कोप एग्रीमेंट इज वाइडर, क्यों वाइडर है? क्योंकि एग्रीमेंट में अभी हमने क्या पढ़ा, लॉफुल अनलॉफुल फैमिली सोशल पॉलिटिकल सब आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक थिंग्स ही आती हैं, कौन सी, विच इज रिलेटेड टू लीगल रिलेशनशिप या लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? देन लीगल ऑब्लिगेशन इट मे नॉट क्रिएट लीगल, क्योंकि एग्रीमेंट्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। ठीक है ना, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है इट नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसीलिए लास्ट लाइन क्या कह दी, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट देन डेफिनेटली इट वॉज एन एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट के एक स्टेज आगे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात की बात है, इसीलिए ये वाइडर है। हो जाएगा, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब भी हम एसेंशियल्स पढ़ते हैं, अब देखो क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ लिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमने एसेंशियल्स पढ़ने हैं, तो एसेंशियल पढ़ने हैं तो सेक्शन 10 को हमें पढ़ना है, और सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने लिख दिया ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या सही लिखा? लेकिन हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, हम पूरा पढ़े पहले। ऐसा तो हो सकता है इन्होंने बाद में लिख दिया, तो देखो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, देखो लगा दिया इफ क्या, दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, यानी बिना प्रेशर के उसने एग्री किया हो। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टीज कॉम्पिटेंट भी हो। लॉफुल रिटर्न मिल रहा हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और ना वो वॉइड हो, यानी कि इन्होंने घुमा के पकड़ा। हमने कहा ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने कहा ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ लगा करके उन्होंने वही बात कह दी, तो बात तो वही होगी, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, बात बराबर है। ठीक है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया कि सेक्शन 10 कहना क्या चाहता है, तो हम इसको बड़े आसानी से लेते हैं। हम बनाते हैं एक अपनी तरफ से इक्वेशन, CONTRACT, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन बस तुम्हारे को समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो हमने क्या करा, C फॉर कॉम्पिटेंट पार्टीज। अभी हमने पढ़ा जो शुरुआत की ना कि 2 लोग होने चाहिए, लेकिन 2 लोगों के साथ हमने ऐड करना है भाई कॉम्पिटेंट हो। अब कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो मैच्योर हो, मेंटली फिट हो, और क्रिमिनल टाइप के इंसॉल्वेंट टाइप के पर्सन ना हो। हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल कॉम्पिटेंट पार्टीज, यानी एटलीस्ट देयर मस्ट बी 2 पार्टीज एंड बोथ पार्टीज मस्ट बी competent. And what is the meaning of competency? कि they must be mature, they must be mature, of sound mind and not disqualified by law. ठीक है, O for हम बात करते हैं offer and acceptance। ठीक है, थोड़ा सा और इन प्रॉपर वे, यानी दोनों पार्टीज में से एक पार्टी प्रॉपर वे में ऑफर देगी, दूसरी पार्टी प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करेगी। नो फैमिली सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉमिस। ठीक है, और अगर ऐड करो ओनली
लीगल रिलेशन नीडेड। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम पहले ही इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कि पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, एक ऑफर दे प्रॉपर, दूसरा प्रॉपर एक्सेप्ट करे, फैमिली मैटर ना हो, सोशल मैटर ना हो, पॉलिटिकल प्रोमिसेस ना हो, और प्रॉमिस जो भी हो वो लीगल वाला हो। टी फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, यानी पहले बता दो भाई टर्म्स कंडीशन क्या है। अगर आपको मेरे से गन परचेज करनी है तो मैं बता दूं कि भाई गन परचेज करने कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइसेंस की कॉपी लेके आना, पहले हम देखेंगे तब आपको गन देंगे। तो वॉट एवर द टर्म्स इन, आपने कहा कि भाई मुझे आप 100 लीटर ऑयल दे दो, मैं कहा ठीक है मिल जाएगा। आपने बताया लेकिन मुझे 1-1 लीटर के बॉटल में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशन यू नीड यू मस्ट, ठीक है। रिसीव्ड फ्री कंसेंट फ्रॉम पार्टी, ये भी आ गया फ्री कंसेंट, यानी ऐसे नहीं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप फ्री कंसेंट रिसीव हो। फिर एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी, मेरा ये पेन इस पे मेरा हाथ सही से चलता नहीं तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ी सी वो स्लिप हो रही है, तो वो सी गायब हो जाएगा। यानी इसका मतलब देर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड बाई लॉ, यानी जैसे शादी किसी की रोकनी अगर चाहो तो ऐसा एग्रीमेंट कभी मत करना, कानून किसी की शादी रोकने का एग्रीमेंट नहीं मानता, किसी को बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट कानून नहीं मानता, तो आपका एग्रीमेंट उस कैटेगरी का भी ना हो, ठीक है। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी, फिर मेरा हाथ स्लिप हो रहा है, यानी आप कंसिडरेशन जो मिलेगा दैट मस्ट बी लीगल, ऑब्जेक्ट लीगल, यानी कॉन्ट्रैक्ट में आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बता रहा, एंड लास्ट इज टाइम एंड प्लेस एंड अदर फॉर्मेलिटीज। अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करें, दो लोग, एक ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद दोनों कंसिडरेशन एक दूसरे को देंगे, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनके बीच की डील वॉइड कैटेगरी की नहीं हो, उनको जो रिटर्न में कंसिडरेशन मिल रहा है वो लॉफुल हो, उनका डील करने का ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल हो, ठीक है, और इसके अलावा टाइम, प्लेस, टर्म्स, कंडीशंस सब डिसाइड कर लें फ्रीली, उसकी विल, फ्री विल से उसकी कंसेंट ली गई हो, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो अगर फॉर्मेलिटीज़ कुछ बाकी हो, पेपर वर्क वगैरह, तो दैट मस्ट ऑल्सो बी डन, यानी आपको सारी मिल गई, ठीक है, सारी आपको मिल गई जाती है। अब अगर जरा बुकिश लैंग्वेज में देख लो तो देखो यही तो आ रहा है, देखो सबसे पहले उन्होंने कहा एग्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, यानी दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज मैंने पहले लिख दिया, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, और नॉट नेसेसरली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये भी आ गया। इसके अलावा ये तो बुकिश लैंग्वेज से निकाला है, हम थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें और कर दें तो दो पार्टीज, क्योंकि पार्टीज वर्ड आ रहा है ना, तो पार्टीज का मतलब दो तो होना ही चाहिए। इंटेंशन, लीगल रिलेशन पूरा पढ़ लिया, फैमिली, सोशल ना हो, लीगल फॉर्मेलिटीज यानी पेपर वर्क अगर जरूरत पड़े तो पूरा, मीनिंग सर्टेन हो, यानी कि आप सारी डील क्लेरिफाई करो। भाई मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आधा किलो दाल दे दो, आपकी ग्रोसरी की दुकान है तो कौन सी दाल दोगे, तो डिसाइड करो ना, यानी मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे मूंग की चाहिए, मसूर की चाहिए, अरहर, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इन्होंने ऐड कर दिया कि आप डील ऐसी करो जो मैजिक वाली ना हो, जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि आपको सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, आ गया सारा। अब इसी की डिटेल्स दे रखी है, टू पार्टीज, मुझे लगता है बताने की अब जरूरत नहीं है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि फैमिली मैटर, सोशल मैटर नहीं हो, अभी हमने वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस भी पढ़ लिया। अदर फॉर्मेलिटीज, यानी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार परचेज करते हो, घर परचेज करते हो, तो पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड।
लेकिन अगर आप वही मेले में जाते हो, एग्जीबिशन में जाते हो और खिलौने वाली कार खरीदते हो, खिलौने वाला घर खरीदते हो, तो क्या पेपर वर्क की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए टाइम टाइम पे लॉज बने होते हैं, जैसे अगर आपको जमीन खरीदनी है, मकान खरीदना है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आप उसको फॉलो कर लो। आपको वसीयत करनी है, वसीयत के हिसाब से रूल फॉलो करो। कंपनी कर बनानी है, कंपनी के हिसाब से रूल फॉलो करो। पार्टनरशिप बनानी है, पार्टनरशिप को फॉलो करो। एलएलपी बनानी है, एलएलपी को फॉलो, यानी वॉट एवर यू आर गोइंग टू मेक, ठीक है, अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो यू हैव टू फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज एज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट लॉज, ठीक है, गवर्निंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट, देन यू हैव टू फॉलो द पार्टनरशिप एक्ट। सेल ऑफ गुड्स इज गवर्न बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक अ कंपनी देन यू हैव टू फॉलो द कंपनी लॉ। ठीक है ना, हो जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अभी मैंने बता दिया। आप यहीं पे आके हमसे बोलते हैं कि सर आप पढ़ा दीजिए, हमने पूछा क्या पढ़ा दे, बोले कुछ भी पढ़ा दो, तो क्या हमारे आपके बीच में कोई डील होगी? कभी नहीं होगी। यानी आप कुछ भी कहो, आपको अच्छा ठीक है सर हमारे को टेबल सिखा दो 2 की, तो क्लियर तो करो। वही चीज़ है कि सर्टेन, देखो इसमें मैंने एग्जाम्पल वही दिया, इसमें ऑयल का दिया कि आप किसी शॉप पे जाके कहते हो आप 1 लीटर ऑयल दे दो, तो दैट इज़ नॉट सर्टेन, क्योंकि कौन सा ऑयल ये डिसाइड नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वही मैजिक से, जैसे मैंने डिग्री का बोला कि सीए बनना है, हो जाएगा। अब हम इनको अपने हिसाब से एनालाइज कर देते हैं, यानी सेक्शन 10 को सेक्शन 2H की डेफिनेशन को मिक्सअप करके और कुछ अपना दिमाग लगा करके हम एसेंशियल्स बना लेते हैं। वो एसेंशियल जो मैंने अभी तुम्हारे को CONTRACT में बता दिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम बुकेशेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, और एन एग्रीमेंट, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट होते ही एग्रीमेंट बन जाता है जनरली, ठीक है। डेफिनेशन वही है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज एग्रीमेंट, एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो सब रिपीट है। फ्री कंसेंट, ये नया टॉपिक है। इसमें क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करते समय किसी को प्रेशराइज नहीं करना, आपको उसकी फ्री विल से कंसेंट लेनी है। आप प्रेशराइज कैसे कर सकते हो? तो इसमें तुम्हारे को देखो ये 5 वर्ड्स आए हैं। कॉर्शन से, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी से डरा धमका करके आप प्रेशराइज कर सकते हो। आप इमोशनल ब्लैकमेल करके अंडी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपके रिश्ते में कोई पर्सन है, उससे कोई एडवांटेज लेना है, तो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो। आप चीट कर सकते हो, यानी फ्रॉड कर सकते हो। और आप उसको मिस रिप्रेजेंट, यानी झूठ बोल के भी कंसेंट के लिए एग्री कर सकते हो। और आप उसको मिस्टेक कॉज करा सकते हो। हम इन सब पे डिटेल में पढ़ेंगे, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर स्टेज। आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा एक आइडिया लगाना है कि अगर किसी पर्सन को डरा धमका करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके या उससे गलती करा करके कंसेंट ली जाती है, तो दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। क्योंकि मूवीज में देखा होगा आपने कि गांव की जमीन को बाहर का बिजनेसमैन हथियाना चाहता है और गांव का किसान वो जमीन देना नहीं चाहता, तो क्या करते हैं, उसको शूट कर देते हैं, गांव वालों को डरा देते हैं और सबके साइन ले लेते हैं। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि गांव वाले को पता है मेरी जमीन बिक गई और बायर को पता लग गया कि मैंने जमीन खरीद ली। ऑफर, एक्सेप्टेंस सब दिखा हुआ है, लेकिन गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ कहां पर है कि मन से तैयार नहीं था, वो जो सेलर था वो मन से तैयार नहीं था, आपने उसको मार के डरा धमका करके तैयार किया है। कानून इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कानून कहता है कि इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने उसकी कंसेंट गलत तरीके से ली। तो फ्री कंसेंट चाहिए, यानी बिना किसी डर के, दबाव के, बिना किसी लालच के। हो जाएगा? देखो लिखा भी है, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डजंट, ठीक है, हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ रहे हैं? देखो, स्टूडेंट में नोट दैट द टर्म कॉशन आर एक्सप्लेन्ड इन द कमिंग यूनिट्स, वो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ठीक है। तो इतना आज मैं भी यहीं पे रोक लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यानी हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड फ्री कंसेंट, ठीक है।